इंडिया डेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज जिस टॉपिक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो है डिफेंस से जुड़ा। जी हाँ, बांग्लादेश अब चीन से कुछ फाइटर जेट्स लेना चाहता है। ये हैं J-10C मल्टी रोल फाइटर्स और इनकी अपनी खासियत है। क्या कुछ है इनमें, ये ही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। और आपसे हम समझना चाहेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि बांग्लादेश अगर इन जेट्स को खरीद रहा है, फाइटर जेट्स को, क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या खासियत इन फाइटर जेट्स में है? क्योंकि बताया जा रहा है कि J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट अपने आप में बेहद खास है। बहुत कुछ इसमें जो नई तकनीक है उससे लैस है। तो क्या कुछ है सर इसमें, ये जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। अगर हम J-10C की बात करें तो इसको हमें एक्चुअली समझने के लिए 3 भागों में बांटना चाहिए। पहली बात कि बांग्लादेश कर क्या रहा है, दूसरी बात क्या उसको जरूरत है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे भारत कितना अफेक्टेड है। अगर इन 3 बातों को हम इवैल्यूएट करेंगे तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि J-10C की इंपॉर्टेंस क्या है। जहां तक पहली बात है, बांग्लादेश के लिए क्या इसकी जरूरत है। बांग्लादेश के पास है क्या एज फार एज एयरफोर्स इज कंसर्न? मेरे ख्याल 8 के करीब इनके पास MiG-29 है, कुछ J-7 जो है 36 के करीब है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वगैरह वगैरह। बट एक्चुअली बेसिक काबिलियत देखी जाए फाइटर एयरक्राफ्ट की तो तकरीबन 40 के करीब या 48 के करीब बनती है। 45 या 46 को अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक स्क्वाड्रन बनता है। ज्यादा बड़ी बात आती है कि बांग्लादेश एकदम से अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड स्ट्रॉन्ग क्यों करना चाहता है? वो बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर करना चाहता तो पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि आपको कोई भी एक नया एयरक्राफ्ट अपनी कंट्री में लाना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है अगले 2, 3, 4 साल की। उससे पहले वो आ नहीं पाता, ट्रेन नहीं हो पाते आपके पायलट्स वगैरह। सो ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान ने अगर बांग्लादेश ने इसको अब शुरू किया है तो क्यों शुरू किया है? मेरा अपना आकलन है, ये सीधे सीधे दिखाता है पाकिस्तान का इंटरफेरेंस और चाइना का इंटरफेरेंस। क्योंकि अदरवाइज आज से पहले बांग्लादेश को इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? वाई वर दे सेटिस्फाइड? बिकॉज उनको हमेशा से मालूम था कि पहली बात, उनका किसी से झगड़ा नहीं है। जब झगड़ा होगा तभी तो आपको एयरफोर्स चाहिए। अगर झगड़ा है तो पाकिस्तान से था, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भारत था, और उसे मालूम था कि भारत के 2000 अगर फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं तो उसे अपने खर्चे क्यों करने चाहिए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत हाई थी, क्योंकि वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में पैसे बर्बाद नहीं कर रहा। ये है बांग्लादेश का एंगल। अब आगे बात है, ऐसी नई बात क्या हुई है? नई बात सिर्फ ये हुई है कि ISI द्वारा लॉन्च करी हुई जमायत ने कूप किया एक तरीके से, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया। चलिए, वो उनका इंटरनल मामला हो सकता है, बट जिस तरीके से बांग्लादेश इस समय एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है ISI और चाइना के साथ मिलकर, मुझे लगता है कि ये अब जो डिफेंस का जो फ्रंट खोलने की कोशिश करी जा रही है, ये बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश इसमें फंस जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन ये चाइना और पाकिस्तान के लिए एडवांटेजियस है कि वो भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया एक्टिवेट कर पाते हैं। ये उनका दूसरा पॉइंट है। तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कितने जहाज ले लेंगे ये? 100 जहाज, 50 जहाज, टोटल मिलाकर कितना बन जाएगा? लेट अस से 100 जहाज बन गए इनके पास टोटल। 2000 वर्सेस 100 जहाज, आप अपने आप आकलन कर लीजिए। जिस तरीके से ये उन्होंने अभी ड्रोन भी, उनके पास 2 ड्रोन होते थे और अब उन्होंने एक और अगर बढ़ा भी लिया, कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं क्रिएट हो जाएगी। बट ये दिखाता है कि वहां का सेंटिमेंट हमारे अगेंस्ट जा रहा है। वो एक डिफेंस का फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फ्रंट उन्होंने पिछले 50 साल में नहीं खोला था, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं थी। इस बार जो नया काम हुआ है वो है सिर्फ पाकिस्तान और चाइना। मुझे लगता है दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब भारत। बिल्कुल। और ये देखिए सर, अगर हम बात करते हैं मालदीव की, तो कहीं ना कहीं चाइना ने उस वक्त भी इन्फ्लुएंस किया था, और शायद ये एक मैसेज भी है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना अगर एक साथ हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर ये संदेश है, यानी कि भारत को अपने आप को भी काफी मजबूत बनाना होगा। लेकिन अगर हम इन फाइटर जेट्स की खासियत पर बात करते हैं, ऐसा क्या खास है, क्या हो सकता है इस पे? और क्योंकि डिफेंस को अगर आप मजबूत बना रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपके इरादे नेक नहीं हो सकते हैं, खासतौर से भारत जब आपका पड़ोसी देश हो।
J10C जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है J7 की, जो ऑलरेडी बांग्लादेश के पास है, इसमें कोई हम्म, शक। अगर हम J10 को इक्वेट करें तो J10 एक कॉपी है F16 की, जैसा कि चाइना जी, क्लेम करता है। हालांकि उसकी हम्म, काबिलियत F16 से कम है। मान हम्म, लेते हैं वो फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी है, एयर टू एयर स्ट्राइक कर पाता है, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कर पाता है, ये उसकी काबिलियत है। उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी है। एज अ वेपन सिस्टम अगर हम बात करें, यस इट इज अ हम्म, कॉम्पिटिटिव वेपन सिस्टम। बट मेरा जो सवाल है कि आपको इस जहाज की जरूरत क्यों पड़ी है? आपका हम्म, J7, आपका J7 अगर आउटडेटेड जी, भी हो रहा है, तो हम्म, आपको अगले 4 से 5 साल बाद की प्लानिंग अगर कर रहे हैं आप, तो आप J10 पर क्यों करेंगे? उसके और एडवांस वर्जन पे क्यों नहीं करेंगे? जी, यहां पर दिखता है कि चाइना अपना जो सो कॉल कबाड़ माल है, जो पुराना माल है, हम्म, आउटडेटेड माल है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के पल्ले बांधना चाहता है, क्योंकि हम्म। और कोई लेगा नहीं। अगर किसी और ने लेना अच्छा है सर, यहाँ पर तो वो ये भी तो समझा जा J20 सकता लेगा। है, बांग्लादेश की इकोनॉमी अब उतनी बेहतर नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं नो, लगातार जिस तरह से बांग्लादेश अलग थलग पड़ चुका है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अगर बात करें जो हिंदुओं के साथ वहां पर हो रहा है, जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी अलग हो गए। अब कहीं ना कहीं शायद वो नहीं चाहते कि फालतू पैसा वो बर्बाद करें। वो फालतू पैसा अगर बर्बाद करें तो J10 पर भी क्यों करें? वो तो बिल्कुल कबाड़ पर आप हम्म। बर्बाद कर रहे हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके J10 का पीछे आपको क्या खरीदार और लगता है है, कौन? पाकिस्तान का हाथ है? पाकिस्तान चाहता है यस, कि चीन से यस, ये जेट्स खरीदे जाए? ओ यस, 100% वो चाहेगा, क्योंकि देखिए, चाइना से अगर पाकिस्तान ने खुद खरीदना होता तो उसकी इकोनॉमी पहले ही खस्ता हाल में है। और अगर हम्म, वो अपने लिए खरीद भी रहा होता, जो बातचीत उनकी चल रही है, वो J20 और अबव की क्यों बात कर रही है, J10 की क्यों नहीं कर रहे? आप जी, देखिए, बड़े लॉजिकली इसको एनालाइज करिए, और आप हाँ, पाएंगे कि हो क्या रहा है कि पाकिस्तान चाइना को हेल्प करेगा कि आपकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बांग्लादेश में बेस्ट टेक्नोलॉजी के तौर पर प्रोड्यूस करी जाए और उनको दी हम्म, जाए। और साथ ही साथ आप देख लेंगे कि बांग्लादेश ऑल्सो कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि इकोनॉमी हम्म, चरमराई हुई है। उनकी इस समय टॉप प्रायोरिटी जहाज लेना नहीं होना चाहिए लॉजिकली। उनको तो अपनी इकोनॉमी बिल्टअप करनी चाहिए थी, जो पिछले दो बिल्कुल, तीन साल में बहुत बुरी तरह से मात खा रही है। अच्छी खासी हम्म, थ्राइविंग टेक्नोलॉजी थी। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में उनकी इकोनॉमी हम्म, बेस्ट चल रही थी। और अब आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो फैनेटिज्म में पड़ रहे हैं, जमायत के हाथ में पड़ रहे हैं, पाकिस्तान की ISI के चुंगल में फंसते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो गाइड के बजाय मिसगाइड हो रहे हैं चाइना की हम्म। ISI द्वारा, कि यस आप एक काम कीजिए, सर यहाँ पे J10 लीजिए। एक रोल मैं शैलेंद्र सर, एक रोल मैं पीएम का भी जानना चाहूंगी। जो यूनुस सरकार है वो आखिर डमी सरकार का है, इसको कौन है इसके पीछे? जाहिर सी बात है, अगर इस तरह के फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं तो देश के लिए तो नहीं सोचा जा रहा। अगर आप यूनुस सरकार की बात करेंगे एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, या जैसे भी आप चाहें उसको डील कर हम्म, सकते हैं, यूनुस अपने आप में बांग्लादेश के हम्म, कोई स्टेट्समैन नहीं थे। ये आपको भी पता है, सबको पता है। वो प्लांट हम्म, किए गए यूएस द्वारा, और यूएस जी, का जो इंटरेस्ट था कि यूनुस को इतने साल उन्होंने अपने यहाँ पाला पोसा बड़ा किया है, तो वो रखा हम्म, इसलिए गया था कि जो बेसिस वो बांग्लादेश में मांग रहे थे, यूनुस सरकार अपने आप में उसमें उनको मदद करेगी, तो थोड़ा हम्म, उतनी टेंशन क्रिएट नहीं करेगी, आउटराइटली नो नहीं करेगी, जैसे शेख हसीना ने कर दिया था। सो हम्म, एज फार एज यूनुस सरकार इज कंसर्न, नंबर टू, यूनुस सरकार ने आते ही एक जो प्लीजिंग, जिसको बोलते हैं ना, अपीजमेंट स्टेप जो किया, वो ये किया कि जमायत जो बैन थी उसको इमीडिएटली जी, रिलीज कर दिया। वो हम्म, जमायत किसकी थी? जमायत के हम्म, अगर ओरिजिनल हिस्ट्री पर जाएंगे तो वो हम्म, पाकिस्तान की थी। वो उसके बाद बैन हुई, ना केवल बांग्लादेश में, बाकी म्यांमार और दूसरे कंट्रीज में भी बैन हुई। ऐसा नहीं है कि एक हम्म, अकेले कंट्री में। और आते ही 6 दिन जी, के बाद उन्होंने उस जमायत को रिलीज कर दिया कि नहीं जी, आपके ऊपर कोई बैन नहीं है, आप तो बहुत पैट्रियोटिक हम्म, है। क्यों? क्योंकि ISI का रोल दिखता है आपको अपने आप इसमें। अब आगे आपने बात करी इकॉनमी। इकॉनमी में जब आपके पास 100 पैसे है ही नहीं, तो आप 10 पैसे में कुछ खरीद रहे हैं, और 10 पैसे में अगर आपको पाकिस्तान जैसी कंट्री या ISI जैसी मैनिपुलेटिव ऑर्गेनाइजेशन आपको गाइड करती है कि 10 पैसे वाला आइटम हम आपको 8 पैसे में J10C दिला देंगे, क्योंकि हम्म, वो F16 के बराबर का है। प्रोड्यूस तो बात तो ऐसे करी जा रही है, बट विदाउट रियलाइजिंग, आई एम श्योर बांग्लादेश हम्म, में भी ऐसा इंटेलिजेंसिया होगा जो इसको हम्म, रियलाइज करेगा। वो उनके एयर मार्शल खान साहब जो हैं,
वो इस समय बह रहे हैं, क्योंकि मे बी ही हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड और ही हैज बीन सोल्ड आउट, या जो भी कह यानी लीजिए। कि ये माना जाए शैलेंद्र जी, कोई चुनौती नहीं है भारत के लिए, अगर आप कह रहे हैं कि ये चीन का कबाड़ है जो कि बांग्लादेश ले रहा है, तो डरने की बात नहीं है, ये माना जाए। नहीं 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 नहीं, देखिए कभी भी हम एज फौजी दुश्मन को कमजोर नहीं आंकते। हमारे लिए वह सिचुएशन ये है कि वो जहाज अपने आप में एयर टू एयर स्ट्राइक कर सकता है, वो जहाज एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कर सकता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट उसके अंदर है, रडार सिस्टम्स उसमें एडवांस्ड जरूर हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो दिस इज ऑल स्टिल फोर्थ जनरेशन। जनता इस समय छठे जनरेशन की तरफ ध्यान दे रही है। पांचवा जनरेशन, साढ़े पांचवा जनरेशन तो इंडिया ले चुका है। मैं फिर भी कहूंगा कि हमारे लिए ऐसा कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन दिस इज अ वेरी बिग इरिटेंट। ये अपने आप में हमें फोर्स करेगा कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड में डिप्लॉय हो, कमिट हो, जो कि अपने आप में हमारे लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हम अपने डिफेंस स्पेंडिंग्स को बढ़ाएं। हमारे को भी अब जहाज और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। सो ओवरऑल आप देखें तो हमारे पास ना केवल अब से पहले सिर्फ और सिर्फ चाइना वाज अ थ्रेट, पाकिस्तान वाज अ इरिटेंट बिकॉज उनकी और हमारी कोई फौज की कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, और अब आप देख रहे हैं कि तीसरा बांग्लादेश भी खड़ा हो गया, चौथा जो 4.5 हम बोलते हैं वो टेररिज्म भी बीच में खड़ा हो गया। तो ओवरऑल आप देखें ये खबर इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। हमको अलर्ट, ना केवल अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें भी अपग्रेडेशन करना पड़ेगा कि 5th के बजाय अब हम 6th जनरेशन के ऊपर जाएं, जिससे कि इस तरह के जहाज जो 4th जनरेशन के हैं उनको आउटराइटली आप मात दे पाए। जी। ठीक है सर, और यहाँ पर ये देखिए, पाकिस्तान को तो हम खुला दुश्मन कहते ही हैं, लेकिन चीन कहीं ना कहीं बार बार रंग बदलता है, पलटता रहता है, कभी दोस्त बनता है, कभी दुश्मन बनता है। अभी हाल फिलहाल ऐसे लग रहा है कि काफी अच्छा वो सोच रहा है भारत के लिए, लेकिन अब अगर बांग्लादेश के साथ मिलता हुआ दिख रहा है, तो कुल मिलाकर डबल गेम हो गया ये भारत के साथ। एक तरफ तो आप दिखा रहे हैं कि हाँ, आप बहुत अच्छे रिलेशन भारत के साथ रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ये फाइटर जेट बेच रहे हैं। नहीं, आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी से बता दूं, चाइना ने कहीं कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो भारत के बारे में अच्छा सोचता है। अगर आप सभी इस बात को इवैल्यूएट करते हैं कि चलिए जी उसने लेह लद्दाख से अपनी फौज विड्रॉ कर ली, उसने विड्रॉ नहीं करी, उसको मजबूरन विड्रॉ करनी पड़ी, क्योंकि इंडियन आर्मी की इतनी तगड़ी फौज वहां लगी थी कि हम वहां 1 साल बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके सोल्जर्स को 3 महीने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसे एक महीने के बाद चेंज करना पड़ रहा था। वहां पर एक तरीके से आपके पास कोई चॉइस नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें जो लगा था कि भारत हमेशा की तरह जो वो 2 स्टेप आगे लेता है और 1 स्टेप जब चाइना पीछे चीन लेता के है, अखबार में अगर भारत सरकार की तारीफ होती है, तो शायद ये इंडिकेशन थोड़ा सा दिया है चीन की तरफ से। हालांकि चीन का भी भरोसे लायक है नहीं, ये बात तो मैं क्लियर है। आपको हमेशा कहूंगा कि अगर उसने तारीफ भी करी है उसके मीडिया ने, तो वो तारीफ एक इशू बेस्ड है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है। आप उसको उनकी नेशनल पॉलिसी मत समझिए। अगर नेशनल पॉलिसी है तो उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके जीपिंग जो है, वो ओपनली क्यों नहीं बोल पाते? वो नहीं बोलेंगे। दे आर वेरी क्वाइट पीपल, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब चाइना मुस्कुराता है तो वो ज्यादा डेंजरस है एज फार एज आई एम कंसर्न। और ओवरऑल अगर आप देख लीजिए, लेह लद्दाख का जो इंसिडेंस हुआ था, इतने कॉर्डियल रिलेशन बनते बनते हुआ था। ऐसा नहीं है बहुत बढ़िया झूला झूल रहे थे, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में वाहवाही हो रही थी, इसमें भी कोई बात नहीं है, बट एकदम से उन्होंने इस तरह का कर लिया। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल वो मुशर्रफ वाले टाइम की बात है कि नवाज शरीफ के साथ अच्छे रिलेशन होते होते लेके उन्होंने चाकू मार दिया। ये मैंने नहीं कहा, उन्हीं के नवाज शरीफ ने कहा कि सैबोटाज कर दिया। इसी तरह चाइना में आप कभी विश्वास मत करिए कि अगर किसी तरह की तारीफ हो रही है, आप समझ लीजिए उस तारीफ से बहुत बड़ी साजिश भी साथ साथ चल रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर शैलेंद्र जी, ये बात भी समझनी होगी कि अगर आप बांग्लादेश को ये फाइटर जेट्स मुहैया करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, आपने कह दिया चुनौती नहीं है, लेकिन हाँ, एक तीनों के मिलने का सिलसिला है वो आगे बढ़ गया है। आप ये दिखा रहे हैं कि आप तीनों यूनाइटेड है, यानी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश एकजुट हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत ही इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि अगर हम अपने डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो वो काफी मजबूत है। नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हम करें, किस तरह से अब वहां पर हमें और ज्यादा ध्यान देना होगा फोर्स के द्वारा। ओ यस, हाँ, पहली बात मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश हमारे लिए चुनौती नहीं है। अगर बांग्लादेश कल 10 जहाज खरीदता है कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अगर 150 जहाज खरीदता है तो चुनौती तो है।
क्योंकि अगर ये डिपेंड करेगा क्या क्वांटम वो लगाता है, और वो भी हमारे इंडियन बॉर्डर्स की साइड लगाता है, चुनौती वहां से स्टार्ट होती है। बट फिर भी मैं कहूंगा एक बड़ा आकलन कर देख लीजिए कि 100 जहाज उसके और 2000 जहाज इंडिया के, कहां कौन सी चुनौती, क्योंकि 2000 में मुझे चाइना को भी देखना है और पाकिस्तान को भी देखना है। इसलिए अगर आप फेयर डिवीजन भी करें तो मुझे लगता है फिर भी उनके 100 जहाज के खिलाफ हमारे कम से कम 300 से 500 जहाज आ सकते हैं, 3 to 5 टाइम्स जिसको हम बोलते हैं। सो ओवरऑल चुनौती इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इट विल बी अ वेरी बिग इरिटेंट। वी नीड टू बी अलर्ट, क्योंकि अगर वो तीनों मिलकर कुछ करते हैं और विद टेररिज्म गोइंग ऑन, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी चाइना ने प्राइवेट आर्मी म्यांमार में भी जो लगाई है, वो किस लिए लगाई है कि वो वाले फ्रंट से भी आपका इन्फिल्ट्रेशन हो, टेररिज्म हो। तो ओवरऑल देखा जाए, इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए, कमिट करने के लिए फौज का एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए इस तरह के पैंतरे चाइना ही कर सकता है, क्योंकि चाइना आज से अगले 5 से 10 साल देखता है, बांग्लादेश इतनी दूर नहीं देख पाता है। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी कहनी होगी कि जो भारत की कूटनीति है वो भी सर्वोपरि है। हम देखते हैं कि मालदीव्स में जिस तरह से रिलेशंस बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद मुइज्जू को ही इनवाइट करते हैं पीएम। तो ऐसे में ये देखिए कि किस तरह से इन्हें डील करना है, ये बखूबी भारत को आता है। और चुनौती तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अपने आप को सतर्क जरूर रखना होगा भारत को। लौट के बुद्धू घर को आए, ये आपका एज फार एज मिर्जू साहब हैं उनका मानना है कि बड़ी बात स्टार्ट करी थी। इसी तरह ये यूनुस साहब का भी जो जोश है, ये कुछ दिन इसलिए जरूर रहेगा कि किसी तरह ये एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाए, यूएस के सपोर्ट से, जमात के सपोर्ट से, आईएसआई सपोर्ट के और चाइना के पैसों से। क्योंकि इस तरह की जब डील्स हो रही होती हैं तो चाइना एश्योर करेगा कि हम आपको लोन दे देंगे, आपको एड दे देंगे, वो अट्रैक्शन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल आप देखेंगे कि बांग्लादेश हैज टू रियलाइज, यूनुस हैज टू रियलाइज कि नहीं, अगर आपका सही में कोई हितैषी है, कोई दोस्त है। जी ठीक है सर, तो ये माना जाए कि भारत के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहने वाला है। जिस तरह से बांग्लादेश चाइना से फाइटर जेट्स खरीद रहा है, हालांकि अब ये देखना होगा कि किस तरह के रिलेशंस रहेंगे आने वाले दिनों में बांग्लादेश के साथ, और भारत को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा। फिलहाल यहाँ पर इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हमारे इस